नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी पॉलिटी की सीरीज में एक नया टॉपिक आपके सामने पेश कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान में हम यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, कांस्टेबल, एसआई, यूपी ट्रिपल एससी, उसके साथ साथ जितने भी स्टेट कमीशन होते हैं, रेलवे, एसएससी जीडी, एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, सभी वर्षों की पूर्ववर्ती सभी एग्जामों की पूर्ववर्ती परीक्षाओं में जो प्रश्न मालूम किए गए हैं, उन प्रश्नों को हमने यहाँ पर वीडियो में संकलित करने का प्रयास किया है। चलिए हम आपका आपातकालीन प्रावधान प्रारंभ करते हैं। देखिए, हमारे आपातकालीन प्रावधान तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपका राष्ट्रीय आपात होता है, दूसरा किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, तीसरा वित्तीय आपात लगता है। जो हमारा राष्ट्रीय आपात है अनुच्छेद 352 में है, और आपका जो राष्ट्रपति शासन लगता है 356 में है, और वित्तीय आपात 360 में है। तो हम क्या करते हैं, वन बाय वन करके इन तीनों आपात प्रावधानों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात पढ़ते हैं आपातकालीन प्रावधान में। तो राष्ट्रीय आपात का जो उल्लेख है आपका अनुच्छेद 352 में है। कौन से अनुच्छेद में है? 352 में है। और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला जो मंत्रिमंडल होता, उसकी लिखित अनुशंसा पर ही, ठीक है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। बिना लिखित अनुशंसा के राष्ट्रपति अपनी मर्जी से राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना है, राष्ट्रीय आपात जो है आपका अनुच्छेद 352 में है, और जो आपके राष्ट्रपति घोषणा करते हैं राष्ट्रीय आपात की, वो केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर। कौन सी सलाह पर? लिखित शब्द को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आपका जब श्रीमती गांधी जी ने 1975 में राष्ट्रीय आपात लगाया था, उस आपातकाल की स्थिति में लिखित शब्द नहीं था, आंतरिक अशांति थी, और आंतरिक अशांति का शब्द का दुरुपयोग या मिस यूज करते हुए श्रीमती गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा करवाई थी। तो इस वजह से जब आपका श्रीमती गांधी जी के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने डिसाइड किया कि इस तरीके का संविधान का दुरुपयोग पुनः नहीं हो, इसलिए 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से लिखित सलाह ही अनिवार्य कर दी गई, जबकि इससे पहले मौखिक सलाह से भी राष्ट्रीय आपात लग सकता था। तो ध्यान रखना है, लिखित सलाह जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की होगी, तो वो कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी? 44वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी। और 44वें संविधान संशोधन के साथ आंतरिक अशांति के स्थान पर दूसरा शब्द जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह। प्रश्न यह आ जाता है कि निम्नलिखित में से जो आपका राष्ट्रीय आपात की आधार होता, आंतरिक अशांति के स्थान पर कौन सा नया शब्द जोड़ा गया? तो आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। यह भी 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया। अब यह प्रश्न आया हुआ है कि राष्ट्रीय आपात के वर्तमान में कितने आधार हैं? तो राष्ट्रीय आपात के वर्तमान में 3 आधार हैं। युद्ध हो गया, कोई भी अगर हमारे देश के ऊपर युद्ध कर सकता, उस स्थिति में राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो सकती है। दूसरा आपकी सशस्त्र विद्रोह हो गया। तीसरा आपका बाह्य आक्रमण हो गया। तो आपका पहला आधार क्या है? युद्ध है। ये प्रश्न मालूम कर लेता, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आपात लगने के कौन से आधार हैं, कौन से आधार नहीं। तो पहला आधार आपका युद्ध। दूसरा क्या है? बाह्य आक्रमण। देश के ऊपर अगर बाहर से आक्रमण होता तो उस स्थिति में भी राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। तीसरा जो है आपका सशस्त्र विद्रोह। देश के अंदर ही सीमाओं के भीतर अगर कोई सिविल रिबेलियन हो जाता है, तो उस स्थिति में भी राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति महोदय कर देते हैं, तब
की घोषणा का जो प्रभाव रहता वो 1 माह तक रहता। 1 माह के भीतर संसद से जो राष्ट्रीय आपात है उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। अगर 1 माह के भीतर संसद ने परमिशन दे दी तो आपका राष्ट्रीय आपात 6 माह के लिए एक्सटेंड हो जाएगा, और परमिशन भी साधारण बहुमत से नहीं, विशेष बहुमत से। तो क्या है आपका, जब भी राष्ट्रपति घोषणा करेंगे 1 माह उनकी घोषणा का प्रभाव रहेगा, लेकिन घोषणा के पश्चात 1 माह के भीतर जो है संसद की परमिशन चाहिए, वो भी विशेष बहुमत के साथ। तो याद रखना है, विशेष बहुमत और 1 माह, ये दोनों याद रखने हैं। जब संसद ने एक बार परमिशन दे दी तो 6 माह के लिए राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का एक्सटेंशन हो जाता। तो दूसरा ये 6 माह याद रखना है, ये भी एग्जाम में मालूम कर लिया जाता है। जब राष्ट्रीय आपात लगता है तो राष्ट्रीय आपात का अपने राष्ट्र में क्या प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय आपात जब लगता है तो आपके केंद्र सूची के राज्य सूची के जितने भी विषय होते हैं, फिर समझिए, राष्ट्रीय आपात जब लगता है तो राज्य सूची के राज्यों के जितने विषय होते हैं उन पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र के पास चली जाती है। अर्थात जो राज्य सूची के विषय हैं वो केंद्र के हाथों में चले जाते हैं आपातकाल के दौरान। इसके पश्चात अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता, लगभग सभी मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपात लगने पर सस्पेंड हो जाते हैं, बट आर्टिकल 20 और 21 समाप्त नहीं होते। तो राष्ट्रीय आपात लगने पर कौन से ऐसे 2 मौलिक अधिकार है जो समाप्त नहीं होते, आर्टिकल 20 और आपका आर्टिकल 21। और अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात लगा है, अब तक अपना 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है। एक आपका जब भारत चाइना के साथ युद्ध हुआ था, दूसरा भारत पाक के साथ युद्ध हुआ था, तीसरा जो है आपका 1975 में श्रीमती गांधी जी ने आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात लगाया था। इस तरीके से 3 बार आपका राष्ट्रीय आपात लगा। नंबर 1 62 का युद्ध जो हुआ था आपका चाइना के साथ, तब राष्ट्रीय आपात लगा था। नंबर 2 आपका 1971 में भारत पाक का जो युद्ध हुआ था तब आपका राष्ट्रीय आपात लगा था। 1975 में आपका श्रीमती गांधी जी के कार्यकाल में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात लगा था। कई एक बार ये प्रश्न मालूम किया गया है कि 1975 में श्रीमती गांधी जी ने जो राष्ट्रीय आपात लगाया था उसका आधार क्या था, उसका आधार क्या था आपका आंतरिक अशांति। ठीक है, इसके बाद अब हम अगला आपातकाल शुरू करते हैं, राष्ट्रपति शासन। अगला आपका अगला प्रावधान आता है आपातकालीन राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन जो है आपका अनुच्छेद 356 में है, और राष्ट्रपति शासन को राज्य आपात के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति के कहने पर करते हैं, राष्ट्रपति के कहने पर होती है। और राष्ट्रपति कब करते हैं, या तो वो संबंधित राज्य के राज्यपाल से जो प्राप्त रिपोर्ट हुई है उसके आधार पर, या किसी अन्य माध्यम के आधार पर राष्ट्रपति को यह सुनिश्चित हो जाए कि राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है। तो संवैधानिक तंत्र विफल होने पर जो है राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं किसी भी राज्य में। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन एक बार जब राष्ट्रपति घोषणा कर देते हैं तो आपका 2 माह के भीतर संसद से परमिशन चाहिए, वह भी साधारण बहुमत से। तो 2 माह साधारण बहुमत से, और एक बार आपकी जब संसद से परमिशन मिल गई 2 माह और साधारण बहुमत से, तो 6 माह के लिए, ठीक है, जो अनुमति जो एक्सटेंशन हो जाती है, 6 माह के लिए क्या हो जाते हैं, एक्सटेंड हो जाती है। और आपका एक ही राज्य में एक बार में, ध्यान रखना है, सेंटेंस को सुनो ध्यान से, एक राज्य में एक ही बार में एक साथ अधिकतम 3 वर्ष के लिए राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। एक साथ एक राज्य में 3 वर्ष से ऊपर राष्ट्रीय आपात नहीं लगाया
जा सकता। ठीक है, अब तक सबसे ज्यादा बार जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो मणिपुर में 11 बार लगा है, उत्तर प्रदेश में 10 बार लगा है। अगर हम बात करें एक बार में सबसे अधिक समय के लिए एक साथ सबसे ज्यादा लंबे समय के लिए राष्ट्रपति शासन कब लगा है, कहां लगा है? जम्मू एंड कश्मीर में। एक बार फिर हम देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति शासन का अन्य नाम क्या होता है? इसको राज्यपात भी बोलते हैं। 356 अनुच्छेद है। घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी रिपोर्ट पर? या तो राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्य माध्यम में राष्ट्रपति को यह पता चल जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया। तो ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपका कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार क्या होता है? उसका आधार क्या? संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। जब एक बार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो गई तो घोषणा के 2 महीने के भीतर संसद से साधारण बहुमत से, ठीक है, परमिशन चाहिए होती है। जब एक बार परमिशन मिल गई तो 6 माह के लिए आपका वो राष्ट्रपति शासन की अवधि एक्सटेंड हो जाएगी। याद रखना, एक तो 2 माह के भीतर संसद से परमिशन चाहिए, साधारण बहुमत हो गया, और एक बार जब परमिशन मिल गई 6 माह के लिए एक्सटेंड हो जाता है। और एक ही राज्य में एक साथ अधिकतम 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता। किसी भी स्थिति में लगातार 3 वर्ष से ऊपर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन मणिपुर में, और दूसरा यूपी में जो लगा है लगभग 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। सबसे लंबे समय के लिए, जो एक साथ सबसे लंबे समय के लिए राष्ट्रपति शासन आपका जम्मू एंड कश्मीर में, और सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो पंजाब में लगा था। ठीक है, तो आपके सारे फैक्ट राष्ट्रपति शासन से संबंधित हो गए। अब हम चलते हैं अपने अगले वित्तीय आपात पर चलते हैं। अब हम चलते हैं आगे वित्तीय आपात पर। ठीक है, अगला है हमारा वित्तीय आपात। तो अगला है अपना वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख जो है आपका अनुच्छेद 360 में है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा भी राष्ट्रपति के कहने मंत्रिमंडल के कहने पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्तीय आपात आज तक भी एक बार भी नहीं लगा भारत के अंदर। ठीक है, और वित्तीय आपात के लगाने की प्रक्रिया क्या है? जैसे ही घोषणा होती है वित्तीय आपात की, जैसे ही राष्ट्रपति घोषणा करते हैं तो 2 माह के भीतर, क्या है आपके 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन चाहिए। अगर 2 माह के भीतर अनुमोदन नहीं मिला, वो भी आपका साधारण बहुमत से, तो ध्यान रखना 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से अनुमोदन चाहिए। अगर अनुमोदन 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से नहीं हुआ तो वित्तीय आपात की घोषणा निष्क्रिय हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आ जाएगा कौन से अनुच्छेद में? 360 में। घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल के कहने पर करते हैं। घोषणा के 2 महीने के भीतर संसद की परमिशन चाहिए होती है। और किस तरीके की परमिशन चाहिए? दोनों सदनों से आपके साधारण बहुमत के साथ। और आज तक एक बार भी आपका वित्तीय आपात नहीं लगा। आधार जो है, अगर वित्तीय आपात कब लगेगा? आधार, इसके आधार क्या है? जब आपकी देश में वित्तीय अस्थिरता हो जाए या वित्तीय साख अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय साख को नुकसान होने का चांस हो, तब उन 2 कंडीशनों में आपकी वित्तीय आपात लग सकता। हालांकि वित्तीय आपात अनुच्छेद 360, आर्टिकल 360 का आज तक एक बार भी प्रयोग नहीं हुआ है। आपका आर्टिकल 360 का एक बार भी प्रयोग नहीं हुआ। तो प्रश्न ऐसे आ जाता, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसका प्रयोग आज तक एक बार भी नहीं हुआ? अनुच्छेद 360 है। ध्यान रखना है, वित्तीय आपात अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा। एक बार स्थिति परिस्थितियां बनी थी 1991 के क्राइसिस में, लेकिन उस समय जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री आपके स्वर्गवासी मनमोहन सिंह जी ने स्थिति को नियंत्रित कर ली थी, तब भी हमारा वित्तीय आपात नहीं लगा था। तो एक बार फिर देखते हैं वित्तीय आपात के आधार क्या होते हैं? वित्तीय साख को खतरा और आपका वित्तीय अस्थिरता हो जाए। अनुच्छेद 360 में घोषणा राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिमंडल की सलाह पर
मंडल की सलाह पर आपका 2 माह के भीतर संसद की परमिशन चाहिए होती, साधारण बहुमत से चाहिए होती। एक बार अगर परमिशन मिल गई तो अनिश्चित काल के लिए, ठीक है, बार बार परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती, एक बार परमिशन मिलने पर अनिश्चित काल के लिए वित्तीय आपात आपकी लग जाती है। और अनुच्छेद 360 अर्थात वित्तीय आपात आज तक एक बार भी नहीं लगा। वित्तीय आपात लगने से क्या होता है, जो आपके राज्य के जितने भी संसाधन होते हैं, राज्य की संचित निधियां, ठीक है, वो सारी केंद्र के हाथ में आ जाती हैं। अर्थात केंद्र सरकार राज्य की सारी व्यवस्थाओं को, आर्थिक व्यवस्थाओं को अपने कंट्रोल में करता है या नियंत्रित करता है। इसी तरीके से हमने तीनों आपके आपातकालों पर प्रकाश डाला, तीन जितने भी फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल सारे आयाम पर हमने प्रकाश डाला। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात के सारे पहलुओं को हमने कवर किया है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अंत में एक रिक्वेस्ट आपसे यह है, चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और इसी के साथ मिलते हैं एक फिर नई वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।